हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम के अंतर्गत न्यूट्रिशन या पोषण की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस क्या होता है और यह एनिमल व प्लांट में किस प्रकार से समानताएं प्रदर्शित करता है, सिमिलरिटी शो करता है और किस प्रकार से अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, इसकी स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, अब हम इस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि न्यूट्रिशन किसमें होता है, तो इसका सरल सा आंसर हो जाता है कि न्यूट्रिशन वास्तव में सजीवों में होता है, लिविंग बींग्स में होता है, अर्थात न्यूट्रिशन सजीवों का गुण होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और न्यूट्रिशन को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन या पोषण के अंतर्गत वास्तव में अनेकों प्रक्रियाएं आती हैं, कई प्रोसेस आते हैं और वास्तव में न्यूट्रिशन हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी के साथ प्रारंभ हो जाता है, पाचन के साथ ही न्यूट्रिशन भी प्रारंभ हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थों और पोषण में क्या संबंध है। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं, इन भोज्य पदार्थों में या फूड में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं और जो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट, ये पोषक पदार्थ मुख्यतः वसा या फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं, जिन्हें हमारा शरीर भोज्य पदार्थों से सीधे प्राप्त नहीं कर पाता है और हमारा शरीर इन भोज्य पदार्थों से ये पोषक पदार्थ कई प्रक्रियाओं के द्वारा ग्रहण करता है। इसमें स्वांगीकरण होता है, अवशोषण होता है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती हैं भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर अवशोषण, स्वांगीकरण तक, वृद्धि तक, इन्हें हम सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। क्वेश्चन आता है इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। भोज्य पदार्थ भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदलना एवं इस दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न ऊर्जा से शरीर की वृद्धि या उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग शरीर की वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत, जो कोशिकाएं टूटती रहती हैं, वृद्धि व मरम्मत के लिए होता है, उन्हें हम सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। अर्थात वे समस्त प्रक्रियाएं जिसमें भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है एवं उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का प्रयोग शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए किया जाता है। वृद्धि एवं मरम्मत के लिए किया जाता है, पोषण कहलाती है। ये पोषण की
या न्यूट्रिशन की डेफिनेशन थी। इसे हम शॉर्ट में फार्मूला के द्वारा इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर हमें लिखना है वे सभी प्रक्रियाएं या क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनमें भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है एवं उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग या इस दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का प्रयोग शरीर की वृद्धि व मरम्मत के लिए किया जाता है, पोषण कहलाती हैं, न्यूट्रिशन कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, पोषण की एक सिंपल डेफिनेशन थी। अब क्वेश्चन आता है कि जो पोषण है, पोषण किस प्रकार की क्रिया है? तो ये हम जानते हैं कि पोषण या न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है। यहाँ पे आप थोड़ा और ध्यान दें, यह एक जैव प्रक्रम है या यह एक उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। यह एक उपापचयी क्रिया है और जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं ये वास्तव में दो प्रकार की होती हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। जो एनाबोलिज्म होता है, एनाबोलिज्म के लिए हम बोलते हैं उपचयी क्रियाएं, उपचयी। और कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म के लिए बोलते हैं अपचयी क्रियाएं। तो अब क्वेश्चन आता है कि पोषण किस प्रकार की क्रिया है? ये जैव प्रक्रम है, ये भी सत्य है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, ये भी सही है। लेकिन इसके अलावा पोषण किस प्रकार की रिएक्शन है? एनाबॉलिज्म होती है या कैटाबॉलिज्म होती है? तो स्टूडेंट्स, पोषण में जो जटिल पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ जटिल हैं, इसमें जटिल पदार्थों को हम सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और इस प्रकार की क्रिया कैटाबोलिज्म रिएक्शन कहलाती है या अपचयी रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि पोषण एक कैटाबोलिज्म या अपचयी रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने पोषण किसे कहते हैं, पोषण की रिएक्शन किस प्रकार की होती है, एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म, इसकी स्टडी कर ली है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? आप यहाँ से पोषण की डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। भोज्य पदार्थ, जो हम खाना खाते हैं, फूड होता है, उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। और भोज्य पदार्थों में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के लिए पोषण प्रदान करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। प्रमुख पोषक पदार्थ कौन से होते हैं? तो इसमें से वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन है। इनमें से हम मुख्यतः जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स, जो पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, यह इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि पोषण के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है,
इस ऊर्जा का प्रयोग शरीर की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि हमें पोषण की आवश्यकता या नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों होती है? पोषण की आवश्यकता या नीड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, हमारे दैनिक जीवन में कई रिएक्शंस होती रहती हैं, अनेकों कार्य होते रहते हैं जिसके लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। और ये प्रमुख जो कार्य होते हैं जिसके लिए पोषण की आवश्यकता होती है वह होती है सबसे पहले ऊर्जा के लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी। फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। नंबर दूसरा, शरीर की वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। वृद्धि के लिए, ग्रोथ ऑफ बॉडी, शरीर की वृद्धि के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है शरीर में जो टूट फूट होती है, जो चोट लगती है, टूट फूट की मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हमें पोषण की आवश्यकता कैसे होती है। पहले आप ये पॉइंट देख लें कि हमें पोषण की आवश्यकता किस किस फैक्ट्स के लिए होती है, कौन कौन सी चीजों के लिए होती है। चौथा होता है रोग के निदान के लिए या रोग के रोकथाम के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। इन द प्रिवेंटेशन ऑफ डिसीज, रोग के रोकथाम के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए, पोषण की क्रियाओं में शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा के द्वारा हम अपनी समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। दूसरा होता है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है? तो सबसे पहले आप ये समझ लें, ग्रोथ या वृद्धि किसी कहते हैं, किसी भी जीवधारी के शरीर के शुष्क भार में, ड्राई वेट में जो वृद्धि होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं। अर्थात किसी जीवधारी के शुष्क भार में होने वाली वृद्धि जीवधारी के शुष्क भार में होने वाली वृद्धि को इंक्रीज इन द वेट, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि शुष्क भार में वृद्धि कैसे होगी? तो जो हम फूड या भोजन ग्रहण करते हैं, यह भोजन हमारे शरीर में उपस्थित जैव द्रव्य में या प्रोटोप्लाज्म में मिल जाता है स्वैंगीकरण के द्वारा और हमारे शरीर के शुष्क भार में वृद्धि कर देता है। तो क्लियर है
कि पोषण में जो स्वांगीकरण होता है उसी के द्वारा जीवों के शरीर के शुष्क भार में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट होता है टूट फूट की मरम्मत के लिए। दैनिक जीवन में हमें कई चोटों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम खेलते हुए गिर जाते हैं और चोट लग जाती है, ब्लड भी निकल आता है, तो वहां पे रक्त का थक्का बनता है, ब्लड का कोगुलेशन भी होता है। ये सारी प्रोसेस के लिए हमें किसी ना किसी सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वृद्धि के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ये प्रोटीन हमें भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक पदार्थ से प्राप्त होता है। हम जितना ज्यादा प्रोटीन लेते हैं हमारे शरीर की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। हमारे शरीर में जो छोटी मोटी चोट लगती हैं उस वह जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो ये क्लियर है, हमारे भोज्य पदार्थों में प्रोटीन का एक अच्छा स्थान होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रोग के रोकथाम के लिए। स्टूडेंट्स, रोगों की रोकथाम में पोषण कैसे आता है? पोषण इन द प्रिवेंटेशन ऑफ डिसीज। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि भोज्य पदार्थों में विटामिन पाए जाते हैं, और जब हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए, यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तब हमें नेत्र संबंधी या आंखों में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें से प्रमुख होता है विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये पोषक पदार्थ जिसमें ये सारे विटामिन होते हैं, जब हम सही से लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी नहीं हो पाती है और हमारा शरीर इन रोगों की अपना बचाव करने में, इन रोगों से अपना बचाव करने में सक्षम हो जाता है, समर्थ हो जाता है। तो क्लियर है, एक अच्छे पोषण के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है और इस पोषण के लिए हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक ही लेक्चर में आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होती है और आप एक जो सिंपल तोता रटंत क्वेश्चन होते हैं उससे बच जाते हैं, जिससे आपके लिए हायर क्लासेस में स्टडी करना सिंपल हो जाता है। बच्चे साइंस के लिए सोशल साइंस के फॉर्म में पढ़ना शुरू कर देते हैं और इसके बाद उन्हें आगे लाइफ में, आगे की क्लासेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार। न्यूट्रिशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण। यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण के अंतर्गत सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो बच्चे पढ़ते हैं और यहीं पे उनका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, ये सही नहीं है। वास्तव में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन
फोटोसिंथेटिक भी होता है और कीमोसिंथेटिक भी होता है। तो पहले हम देखते हैं स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये दो प्रकार से होता है। पहला आता है फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। और सेकंड होता है कीमोसिंथेटिक कीमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एक प्रकाश संश्लेषी पोषण है। प्रकाश संश्लेषी पोषण है। और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन ए रसायन संश्लेषी पोषण है। रसायन संश्लेषी पोषण है। यहां पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्वपोषी पोषण और प्रकाश संश्लेषी पोषण में अंतर लिखिए, तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि वास्तव में ये दोनों न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं। इसकी स्टडी हम कंटिन्यूअस वीडियो में करते जाएंगे। दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये भी तीन प्रकार का होता है। होलोजोइक, न्यूट्रिशन या प्राणी संभोजी, इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, या प्राणी संभोजी पोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है पैरासाइट न्यूट्रिशन। थर्ड होता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन प्राणी संभोजी पोषण, पैरासाइट न्यूट्रिशन परजीवी पोषण। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन पुनः तीन प्रकार का होता है। हार्बीवोरस, कार्निवोरस,
और ओमनीबोरस। हार्बीवोरस ये शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये भी दो प्रकार का होता है, परजीवी भी। पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल मीन आंशिक परजीवी, आंशिक परजीवी। और कंप्लीट पैरासाइट या पूर्ण परजीवी, ये दो प्रकार के होते हैं। हार्बीवोरस ये शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस ये होते हैं सर्वाहारी। तो स्टूडेंट्स अभी आपने न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है इसकी स्टडी यहाँ पे कर ली है, इस चार्ट की स्टडी यहाँ पे कर ली है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रोपिक विषमपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण तीन प्रकार का होता है, होलोजोइक, पैरासाइट और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो स्वपोषी पोषण होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसकी स्टडी करते हैं। ये क्या है, अब इसको रफ करते हैं। इस चार्ट को आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। कई बार देखा जाता है कि बच्चों से लिए स्वपोषी पोषण पूछा जाता है, वो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण लिख देते हैं, जो कि आधा सही होता है। सबसे पहले ऑटोट्रोपिक, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण। यहाँ पर जो ऑटो आता है इसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोपस ऑटोट्रोपिक, ट्रोपस इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक शब्द का अर्थ होता है सेल्फ न्यूट्रिशन या स्वयं को पोषित करना, इसका अर्थ होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी जीव स्वयं को कैसे पोषित कर सकता है, तो इसका आंसर है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं ही अपना भोजन बना लेते हैं, अर्थात इसको आपको ध्यान देना है, स्वयं ही अपना भोजन बनाना। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं भी अपना भोजन अपने आप से बना लेता हूं, तो क्या मैं ऑटोट्रोपस हूं? इसका आंसर है नहीं। केवल वो जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, ध्यान दें उपस्थिति या अनुपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अपने लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं सरल अकार्बनिक पदार्थों से, या सरल अकार्बनिक पदार्थों
से जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसके द्वारा पोषण कर सकते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। अर्थात वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सरल अकार्बनिक पदार्थों से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति या अनुपस्थिति में स्वपोषी जीव कहलाते हैं और इस घटना को स्वपोषण या ऑटोट्रोपस न्यूट्रिशन कहते हैं। अर्थात वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स उत्पन्न कर लेना सिर्फ अकार्बनिक पदार्थों से। मनुष्य जो भोजन बनाता है वह दूसरे पौधों के द्वारा बनाए हुए भोज्य पदार्थ के लिए सिर्फ गर्म करता है, उबालता है। किसी भी मनुष्य में या किसी भी विकसित जीव में ये क्षमता नहीं होती है कि वह सरल अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर ले। यदि मनुष्य अपने शरीर में या कोई भी जीव अपने शरीर में स्वयं से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर लेता है तब वह जीव स्वपोषी जीव कहलाता है, और जब जीव अपने शरीर में स्वयं से कार्बोहाइड्रेट्स का उत्पादन नहीं कर पाता है तब वह विषमपोषी जीव कहलाता है। तो स्वपोषी जीव ये जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अपना भोजन या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर लेते हैं। कर सकते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और इस घटना को स्वपोषण कहते हैं। अब यहाँ पर आप सोचते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, अनुपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति और अनुपस्थिति, तो ये बात सही है। अभी इसकी हम जो आगे स्टडी करेंगे उसमें आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस घटना को स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण में जो भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, इसके लिए हम CO2 का यूज करते हैं, H2O का यूज करते हैं, NH3 का यूज करते हैं, नाइट्राइट का यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं और CH4 का यूज करते हैं। यदि आपने ओपेरेन थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें ये सारी चीजें
बनती थी और जो क्वेश्चन वेट्स बने थे और उसी से कीमोसिंथेसिस शुरू हुई, प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण आया। इस तरह से एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई थी। तो यहाँ पर ये भी चीज आपके यहाँ पर क्लियर हो जाता है। भोजन का निर्माण इनके द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की सिंपल स्टडी कर ली है कि यह कैसे होता है, और जो उसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और इसके जो दोनों टाइप हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, जिससे कि आपके और भी को ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो से नोट्स बनाते जाएं, साथ में प्रिपेयर करते जाएं। आपको अधिकांश वीडियो सुबह 10 बजे प्राप्त होते जाएंगे। थैंक यू।